तो गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं। लास्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 19। हमने इससे पहले 18 लेक्चर डिस्कस कर लिए मैकेनिक्स के। मैकेनिक्स ये पूरी की पूरी ल्यूसेंट से ली गई है। 10-10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हमने, लेकिन इस लास्ट वीडियो में 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मज़ेदार तरीके से। चलिएगा स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण एक्सिलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं, का मान सर्वाधिक होता है। आपको पता है ना, अगर अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ पर पोल जो होते हैं, पोल अर्थ के दो पोल है, नॉर्थ और साउथ, इन पर सबसे ज्यादा होता है, जबकि इक्वेटर पर कम होता। तो देख लो कहां पर है। तो ये कह रहा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर नहीं भाई, वहां नहीं होगा, भूमध्य रेखा पर भी नहीं होगा, और कुतुब मीनार पर भी नहीं होगा। ये होगा अंटार्कटिका के कैंप में, क्योंकि अंटार्कटिका का कैंप जो होगा वो पोल पर लगा हुआ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जिसमें कह रहा है द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है। भाई मैंने इस कॉन्सेप्ट को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था किसी एक ही लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैंने किसी पर डिस्कस किया था बड़ी डिटेल में। उम्मीद करता हूं उस वक्त आपने वीडियो देखी थी, इसलिए आप इसको ट्राई कीजिएगा। ट्राई करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आंसर कमेंट बॉक्स में कर दें कमेंट, ठीक है, निम्नलिखित में से। और हाँ एक बात और, जो बच्चा कमेंट करेगा मैं उसका नाम लूंगा उससे अगली वीडियो में कि उस बच्चे ने उसका आंसर दिया था। ये मेरा प्रॉमिस आपसे। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर है? आप न्यूटन मीटर नहीं है, ओहो हो, अच्छा है। मैंने आपको क्या रखा, जब भी फोर्स में डिस्टेंस का मल्टीप्लाई हो, ये यूनिट दे के आता है एनर्जी की। किसकी यूनिट दे के आता है? एनर्जी की। अब देख लो यार, इसमें से कौन सी एनर्जी नहीं है? ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, बल एनर्जी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 204। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो धावक होते हैं वो भागते हैं, पहला भागने का फिर जंप लगाते हैं। तो ऐसे क्यों करते हैं? उसका रीजन है, देखो, छलांग लगाते समय उनके शरीर की गति, जड़ता उनको ज्यादा दूरी तय करने में मदद करती है ना। उनकी जो मोशन का जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन जिसको बोलते हैं, वो हेल्प करता है उनको ज्यादा दूरी ट्रैवल करने के लिए। अदरवाइज इंसान खड़े खड़े जंप लगाने की कोशिश करके देखे, पता लग जाएगा उसको। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। तो भाई क्या होगा, अगर आप दो ऑब्जेक्ट है ना अलग अलग मास के अगर एक साथ छोड़ोगे तो वो जमीन पर एक साथ टकराएंगे, ऐसा न्यूटन साहब ने कहा था। आप इसको घर पे भी परफॉर्म करके दे सकते हैं। दो अलग अलग, एक पेन ले लेना और एक पेंसिल ले लेना और एक गिलास ले लेना, तीनों को एक साथ छोड़ना। गिलास कांच का ना हो वरना पिटाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका आप आंसर कीजिएगा। छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? नहीं भाई, मास पर डिपेंड नहीं करता, जी लग रहा है सब पर एक समान। तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, ऐसा न्यूटन ने कहा था, क्योंकि जी दोनों पर समान लग रहा था। अगला क्वेश्चन, कोणीय संवेग इसके बराबर होता। भाई ये कोणीय संवेग का फॉर्मूला है, कोणीय संवेग का फॉर्मूला है। कोणीय संवेग जिसको आप कहते हो एंगुलर मोमेंटम, L इज इक्वल टू होता है, इसका अगर देखोगे तो I इंटू ओमेगा, I इंटू ओमेगा। L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, जहां पर I जो कहलाता है जड़त्व आघूर्ण और ओमेगा कहलाता है कोणीय वेग। अब देख लो जड़त्व आघूर्ण कोणीय वेग कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, वो ये ठीक हो जाएगा। ओहो, 2 बार क्लिक हो गया, मजेदार चीज दिख गई थी। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का फिर कथन है? आपको बताना किसके संरक्षण का। आपने बर्नौली पढ़ रखी हो तो आपने इस तरह से पढ़ रखा होगा कि एक इस तरह की नली है, उस नली में यहां से पानी जा रहा है और यहां से निकल रहा है, और ये जमीन से कुछ हाइट पर है। तो यहां पर टोटल ऊर्जा यहां पर कुल ऊर्जा, इस सिरे पर कुल ऊर्जा इसको मान लेते हैं ए, और यह है सिरा बी, यहां पर कुल ऊर्जा तो यहां पर कुल ऊर्जा बी पर ए पर कुल ऊर्जा के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ जितनी एनर्जी होगी वो सारी की सारी फिक्स है, कंजर्व है। बस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, यहां पर हो सकता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कम हो, यहां पर ज्यादा हो सकता है यहां पर वेग कम हो, यहां पर वेग ज्यादा हो, तो उसके थ्रू काइनेटिक एनर्जी कम बढ़ती हो सकती है। तो इसका मतलब एनर्जी, एक तरह की एनर्जी कम हो सकती है, दूसरी तरह की एनर्जी ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर टोटल एनर्जी की बात करोगे तो वो क्या होगी? वो फिक्स होगी। तो इस हिसाब से ये जो काम करता है वो ऊर्जा संरक्षण पर करता, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता। ये वाली बात आई होप समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? कभी आपने देखा कि लोहे की सुई पानी पर तैर सकती है? यस, मैंने तैरा के दिखाई है। ये है इसका साक्ष्य
मैं हूं, ये मैंने ले भी रखा, ये पानी के ऊपर देखो तैर रही है, ये क्या है, सुई है, निडल, जो घर में इस्तेमाल करते हैं, तुरपाई वाली सुई कहते हैं इसको। ये पानी के ऊपर तैर जाती है, लेकिन इसका एक तरीका होता तैराने का भी, ठीक है भाई। ये वाली बात देखिएगा, अगर मच्छर को आपने देखा हो तो जहां पर मच्छर के पैर होते हैं वहां पर पानी दब जाता है, पानी क्या हो जाता, दब जाता है, लेकिन मच्छर का पैर पानी के अंदर नहीं जाता। तो इन सबके कारण क्या है, इन सबके पीछे क्या रीजन है? एक्चुअल में होता क्या, पानी के अपने अणुओं के बीच में एक बल कार्य करता है जिसको बोलते हैं पृष्ठतनाव। क्या होता है वो, पृष्ठतनाव, जिसको पृष्ठतनाव कहा गया। ये पृष्ठ, ये बल की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से ही ये क्या होता है ना, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जकड़े हुए होते हैं। जब जकड़े हुए होते हैं तो भाई वो जकड़न ही ऐसी होती है जो इसको नीचे नहीं जाने देती और अपने पास एक फोर्स बनाए रखे, बनाओ। ऐसा मान लो एक दुपट्टा है और आपने फैला दिया, तो भाई दुपट्टे के अपनी एक टेंशन होगी, उसके बीच है ना, उसके एक एक धागे के बीच में एक बल कार्य कर रहा होगा। वो बल ही एक तरह का लिक्विड के लिए पृष्ठतनाव ही है। अब उस पर कोई चीज रखोगे तो वो तो ऊपर ही रहेगी ना, तो बस वैसे ही समझ लो, वैसे ही एक बल कार्य करता है जिसको पृष्ठतनाव कहते हैं, जिसकी वजह से ये नहीं डूबती है। हाँ, अगर हल्के से यहाँ से दबा दोगे तो ये डूब जाएगी, फिर ये डूब जाएगी। तो फिलहाल इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है पृष्ठतनाव के कारण। अगला क्वेश्चन ये है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। भाई स्याही का सोखना मैंने बताया था आपको, एक मैंने बता रखा था कि एक्चुअल में ये एक प्रिंसिपल है जिसकी वजह से काम करता है, वो है केशिकीय अभिक्रिया, जिसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन, जिसकी वजह से स्याही सोखती है। तो ये मैं बता चुका हूं कई बार, इसलिए आपको TRY करने के लिए दूंगा, इसको कर ले। अगला, किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? आपको पता है ना, आपको पता है, क्या पता है, मैं ये कह रहा हूं कि एक ढलान है, किसी थीटा कोण पर है ये, और यहां पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, कोई चीज रखी हुई है। अब होगा क्या, होगा ये कि भाई अगर ये रुकी हुई है तो इसका मतलब जो उसमें फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ को, वो नीचे को लगने वाले फोर्स को मैनेज किया हुआ है, मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है। लेकिन अगर ये स्लाइड कर रही है, नीचे को स्लाइड कर रही है, तो इसका मतलब अब जो उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स होगा वो एक अलग नाम से पुकारा जाता है, जिसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसको हम कहते हैं सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण का मतलब होता है स्लाइडिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है भाई, सर्पी घर्षण होता है। तो हमसे यही कह रहा है, जब फिसल रहा है तो फिसलते वक्त जो दो सतह के बीच में कार्य करेगा वो क्या करेगा, सर्पी घर्षण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्पी घर्षण। अगर वस्तु रुकी हुई होती तब उनके बीच में कार्य करता स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक का मतलब ही होता है रुके हुए, ठीक है। और एक और होता है रोलिंग, जब वस्तु रोल करती है, कोई गोल चीज है और वो लुढ़क तो भी जा रही है, तब उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो बोलते ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने बताया था। IAS में पूछा गया ये क्वेश्चन। अगला, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा? तो घड़ी के साथ क्या होगा? तो घड़ी का जो टाइम पीरियड होता है, जिसको पेंडुलम बोलते हैं, पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, वो होता है L/G। अब G अगर कम हो गया भाई तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर यहां पर मैं मुक्त रूप से कोई ऑब्जेक्ट छोड़ दूं तो वो ऐसा होता रहेगा। तो आप देख लें कि यहां से यहां गया और फिर ये वापस आया, कितना टाइम लगा, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट को जो पेंडुलम की शेप का है, फिर पेंडुलम खुद इस तरह से मूव कर रहा है, अब आप उसे ले जाओ चांद पर, तो चांद पर ग्रेविटी कम होती है। ग्रेविटी क्या होती है, चांद पर कम होती है। ग्रेविटी कम होने की वजह से जो टाइम लेगा एक चक्कर पूरा करने में, टाइम जो लेगा फिर वो लेगा ज्यादा। कैसे भाई, यहां तो इस तरह से मूव कर रहा है जल्दी, लेकिन चांद पर ये हल्के हल्के। अब रीजन क्या है, रीजन ये है इसकी ग्रेविटी कम है, तो कम होने की वजह से जो टाइम लिया है वो ज्यादा लेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है जी कम तो टाइम ज्यादा। तो ये वाली बात आप समझ के चलें। क्यों समझ के चलें भाई, वो आपको पता लग रहा है। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो वो सुस्त हो जाती है। इसको हम बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में सुस्त, सुस्तीला। अगला क्वेश्चन, जिसमें हमसे कह रहा है, गैस से भरे गुब्बारों का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान होता है। गुब्बारे है, सुई से फाड़ोगे तो फट जाएगा, लेकिन नाखून से नहीं फटेगा। अगर नाखून की बात करोगे तो नाखून का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा है। जब क्षेत्रफल ज्यादा तो दाब कम लगेगा, और सुई का क्षेत्रफल, सुई की चोंच जो होती है बहुत पतली होती है, तो भाई वहां क्षेत्रफल कम होने की वजह से दाब ज्यादा लगेगा। क्योंकि दाब का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बल बटे
क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल कम हो गया तो भाई ऑब्वियसली दाब ज्यादा लगेगा। बस ये वाला देख लो, इसमें जहां कहीं भी ऑप्शन देगा, नाखून सुई की तुलना में अधिक बल लंबा होता है, नहीं भाई ये वाली बात नहीं है। सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, बस सिंपल सा। ये एसएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का, बड़ी खुशी हो रही है यार, चैप्टर खत्म होने जा रहा है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? भाई इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, अगर नहीं देखी है तो सर्च करें, है ना, ऑल केसेस इन लिफ्ट बाय प्रिपरेशन अड्डा गवर्नमेंट। तो मेरी एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें लिफ्ट के सारे केस दे रखे, और ये क्वेश्चन मैं पिछले लेक्चर में समझा भी चुका हूं, तो मैं यहाँ क्यों समझाऊंगा? यहाँ तो मैं TRY दूंगा। अगर आपने सारे लेक्चर देखोगे तो आपको आता होगा, जब आपको आता होगा तो आप आंसर भी करेंगे इसका। तो आंसर खुद करना, जो बच्चे होशियार हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आंसर दे सकते हैं। ये एक नया क्वेश्चन है, बिल्कुल एक नए कॉन्सेप्ट पे ऐसा क्वेश्चन या फिर इस चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ एक्सेप्ट दिस वन। बस ये पहला क्वेश्चन है जो एक्चुअल में रेंज के ऊपर क्वेश्चन डिसाइड किया है। तो हमसे कह रहा है क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाए कि सबसे ज्यादा रेंज ट्रेवल करे। अगर आप एक बैट्समैन है तो आप ये चाहेंगे कि यार किस एंगल से मारूं जो सबसे ज्यादा दूर जाए। तो एक्चुअल में इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन लाई करती है, ये है। अगर आपकी ये कोई एंगल फिक्स है तो रेंज सबसे ज्यादा होगी, इसको बोलते हैं रेंज। कहां से उठी और कहां जाके गिरी, ये होती है रेंज। तो थीटा की वैल्यू होती है 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री पर अगर आप मारोगे तो रेंज ज्यादा गिरी। अब आप कहोगे आपकी बात का हम यकीन क्यों कर लें, आप तो झूठ भी बोल सकते हैं। तो मैं कहूँगा ठीक है, मैं झूठ ही बोल रहा हूँ आज फिलहाल। मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ फिर रेंज का। रेंज का फॉर्मूला क्या होता? रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहां से ये पता लगा ये चीज मैक्सिमम तब होगी जब साइन की वैल्यू 1 होगी, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम तो भाई 1 ही होती है, तो आपने यहां रख दिया 1। इसको सोल्व करो, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 होती है साइन 90 डिग्री की वैल्यू। साइन से साइन कटा, 2 थीटा हो गया 90 डिग्री के बराबर। तो थीटा कितना हो जाएगा? 90/2, जिसको आप कहोगे 45 डिग्री। मैंने 5 सही करके नहीं बनाया, दोबारा बना देता हूँ, अब सही करके बना दूंगा 45 डिग्री। अब आपसे मैं यही कहूंगा भाई मैं झूठा नहीं था, मैं सच्चा था, जो मैंने बताया था वो सही था। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज का नहीं भाई, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपने जब सीखा होगा तो बहुत इंजॉय किया होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही है, आप लोगों की सेवा की जा रही है, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बेस्ड हैं। लेकिन अगर आप सारे क्वेश्चन देखते हैं और सारी वीडियो देखते हैं तो कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा ही, आपके पास से कुछ भी नहीं जाएगा, आप सीखोगे। और हो सकता है अगर आप होशियार हुए तो सारी चीज़ें सीख लो। ओ भाई जब सारी चीज़ें सीख लोगे तो फिर तो ऐसा कोई सा क्वेश्चन बचेगा नहीं आपसे एग्जाम में फिजिक्स के अंदर का जो आपसे ना हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद ना भी आई होगी तो कोई बात नहीं, लाइक कर दो यार। थैंक यू सो मच।